हेलो दोस्तों। हेलो दोस्तों। देखिए, हम लोग यहाँ पे बात करेंगे एक टॉपिक की जो एक्चुअली आपका बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। चैप्टर अगर मैं बात करूँ तो चैप्टर तो 11th क्लास का है, बायो का। और अपना ये चैप्टर नंबर 8 है। क्या है? सेल। ठीक है, इसमें एक टॉपिक आता है जिसको हम नाम लिखते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। अब सर, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम क्या चीज़ होती है? बेसिकली थोड़ा इसको हम समझें, ब्रीफली देखेंगे कौन कौन से पार्ट्स इसके अंदर आते हैं। सिंपल बात यह है कि आपकी सेल के अंदर प्रेजेंट वो ऑर्गेनेल जो आपस में जिनके फंक्शन कहीं ना कहीं कनेक्ट करते हैं। तो आता क्या क्या है सेल में? अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी अगर मैं कहूँ तो सर, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में क्या आता है? देखो, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में बेसिकली 4 चीज़ें आती हैं। एक तो ये ईआर, एससीआर और आरईआर दोनों एक हो गया। दूसरा आते हैं गोल्गी एपरेटस, दूसरा हो गया। तीसरे आते हैं लाइसोसोम्स, और एक आता है जो कि प्लांट सेल का फीचर है, वैक्यूल। तो कौन कौन से? ईआर, गोल्गी बॉडीज, लाइसोसोम और वैक्यूल, ये 4 स्ट्रक्चर आपके किस में काउंट होते हैं? एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में। यहाँ मैं एक बात और बिल्कुल क्लियर कर दूं आपको कि ये जो चारों मैंने स्ट्रक्चर्स की बात की, चारों के चारों स्ट्रक्चर जो कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट हैं, ठीक है, ये चारों के चारों स्ट्रक्चर जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट है आपके पास, इनके लिए एक खास बात ध्यान रखिएगा कि सर, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में ईआर, डबल मेम्ब्रेन, गोल्गी बॉडीज, डबल मेम्ब्रेन, मतलब ईआर और गोल्गी बॉडीज डबल मेम्ब्रेन। जबकि वहीं अगर आप इसमें चले आए और बात करें एक वैक्यूल की और लाइसोसोम्स की, तो दीज बोथ आर सिंगल मेम्ब्रेन। तो जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम है, पहली बात तो उसमें 4 चीजें आती हैं। एक तो ईआर आते हैं, और एक गोल्गी बॉडीज आती हैं, लाइसोसोम आते हैं, वैक्यूल आते हैं। और ये चारों में अगर आप बात करेंगे तो ये भी क्लियर कि सर, ईआर और गोल्गी बॉडीज डबल मेम्ब्रेन होते हैं और लाइसोसोम और वैक्यूल सिंगल मेम्ब्रेन होते हैं। ठीक है, वैक्यूल के तो मेम्ब्रेन के अगर आपको बताओ तो वैक्यूल के मेम्ब्रेन का नाम भी होता है, इसकी मेम्ब्रेन को बोलते हैं टोनोप्लास्ट। ठीक है, टोनोप्लास्ट के नाम से इसकी मेम्ब्रेन को आप बुला लेते हैं, वैक्यूल की मेम्ब्रेन को। डन। कि वैक्यूल की मेम्ब्रेन अगर आप बात करें तो टोनोप्लास्ट आप उसको नाम बोल देते हैं। अभी बेसिकली अगर बात किया जाए कि सर भाई ठीक है, आपका इसके अंदर कुछ और पार्ट भी आते हैं क्या? तो बिल्कुल आते हैं। वैसे जो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये भी एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट है, बट अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी इसको नहीं इंक्लूड किया गया है। तो आपका ईआर, गोल्गी बॉडीज, लाइसोसोम और एक चौथा वैक्यूल। ठीक है, ये 4 स्ट्रक्चर्स अगर मैं बात करूं तो हमारे पास क्या आते हैं? एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में काउंट होते हैं। अब अगर हम एक एक करके इनको देखना चाहें चारों स्ट्रक्चर्स को, तो पहला अपने पास जो स्ट्रक्चर है, मैं अगर उसको दूं तो पहला मान लो अपने पास स्ट्रक्चर आ गया, कौन सा? ईआर।
मैं ब्रीफली अगर स्ट्रक्चर में जाऊं तो ईआर एक्चुअली जो है इनके पास दो तरह के होते हैं। एक तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये दिख रहा है आपको, और एक हो गए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसकी बात की जा रही है। आप बेसिकली अगर जाएंगे तो आपको इनके अंदर क्या क्या मिलेंगे, ये बने होते हैं कुछ वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर से, कुछ ट्यूब्यूल की तरह स्ट्रक्चर होते हैं, और कुछ स्ट्रक्चर ये दिख रहा है आपके सामने, कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर, इसको सिस्टरने बोल रहे हैं, ये सामने लिखा है। तो जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसके पास सिर्फ वेसिकल और ट्यूब्यूल्स वाले स्ट्रक्चर हैं, सिस्टरने नहीं होते। जबकि रफ वाले के पास वेसिकल भी हैं, ट्यूब्यूल भी हैं, सिस्टरने भी हैं। और सिस्टरने के ऊपर ही कौन प्रेजेंट होते हैं सर, राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सिस्टरने के ऊपर राइबोसोम के स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जो प्रोटीन सिंथेसिस का काम करेंगे। आपको पता होगा राइबोसोम्स का रोल क्या होता है सर, प्रोटीन को सिंथेसाइज करना। ओके, तो प्रोटीन की सिंथेसिस आप कह रहे हैं इनका रोल हो गया। तो आप जब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का रोल पढ़ेंगे तो बेसिकली क्या होता है, रफ के पास क्योंकि राइबोसोम है तो इसका रोल तो यही आ जाता है, प्रोटीन सिंथेसिस। वहीं जब आप बात करेंगे स्मूथ की तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का रोल क्या होता है, लिपिड, कार्ब्स वगैरह, कार्बोहाइड्रेट, स्टेरॉयड वगैरह, मतलब अदर देन प्रोटीन, इन सब की सिंथेसिस। ठीक है सर, और क्या रोल प्ले करता है, हमारी सेल से टॉक्सिक मैटर को बाहर निकालता है, तो इसीलिए इसको डिटॉक्सिफिकेशन ऑर्गेनेल बुलाते हैं। और डिटॉक्सिफिकेशन ऑर्गन कौन सा होता है सर, ऑर्गन होता है लिवर। मतलब मैं कहना चाह रहा हूं कि लिवर के अंदर शायद डिटॉक्सिफिकेशन ऑर्गेनेल का अमाउंट या एसईआर का अमाउंट ज़्यादा होगा, इसीलिए वो डिटॉक्सिफिकेशन कर सकता है। ठीक है, ये ईआर की बात कर रहा हूं मैं। तो ईआर में रफ वाले का प्रोटीन राइबोसोम की वजह से प्रोटीन बना रहा है, और एसईआर का उसके अलावा सारे काम साथ में डिटॉक्सिफिकेशन भी करेगा। ठीक, ओके, चलिए आगे चलते हैं इसके अंदर कि सर ये ठीक है। आ गए गोल्गी बॉडीज पे। तो सर गोल्गी बॉडीज जो हैं, गोल्गी बॉडीज या गोल्गी एपरेटस, तो सर इसमें मेनली तो ये बने होते हैं सिस्टरने से, कुछ कुछ वेसिकल जैसे स्ट्रक्चर भी होते हैं, दिख रहे हैं आपको ड्रॉप लाइक। ठीक है, जो इससे निकल के आते हैं। अब आप समझिए कि इनका रोल एक्चुअली क्या होता है। जो आर है, यहाँ जो प्रोटीन बन के तैयार हुआ सर, वो प्रोटीन एक तरह से परफेक्टली कोई काम, बहुत अच्छा काम करने वाला प्रोटीन नहीं होता है। तो वो प्रोटीन कुछ वेसिकल में पैक होके आता है, और वो वेसिकल आपके सामने ये दिख रही हैं। ठीक है, वेसिकल में पैक होने का रीजन ये है ताकि कोई बीच में उसे डिजनरेट ना कर दे। तो आर से जो प्रोटीन बना वो पैक होके वेसिकल में किसके पास आया, सिस फेज ऑफ गोल्गी बॉडीज, गोल्गी बॉडीज के सिस फेज की तरफ। ठीक है, सिस फेज जो होता है गोल्गी बॉडीज का उसकी तरफ आया। अब ये सिस फेज से ये कहाँ भेजा जाएगा, पहले क्या होता है वेसिकल से तोड़ा जाता है, इस वेसिकल को तोड़ेंगे और खाली प्रोटीन को निकाल लेते हैं बाहर। वेसिकल को तोड़ दिया, प्रोटीन को निकाल लिया बाहर, तो भेज देते हैं किसके पास, प्रोटीन को ट्रांस वाले फेज के पास, कि भैया जो प्रोटीन आया है इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दो, बढ़िया बना दो ताकि ये कुछ वर्क कर सके। तो इस प्रोटीन को बढ़िया बनाकर ट्रांस वाला फेज, देखो सिस ने बस रिसीव किया, उसके वेसिकल को तोड़ा, प्रोटीन निकाला और किसके पास भेज दिया, ट्रांस फेज के पास। इसीलिए इसे थोड़ा सा यू कैन से प्राइम फेज, और इसे थोड़ा सा मैच्योर फेज बोलते हैं, फेस। ठीक है,
तो यहाँ आके मॉडिफिकेशन होगा और ये प्रोटीन बढ़िया से काम करने वाला बनेगा। फिर जब इस प्रोटीन को बाहर भेजा जाएगा तो ये प्रोटीन दोबारा से किस में पैक करके भेजा जाएगा सर, वही वेसिकल्स में, ताकि जहाँ भेजा जा रहा है वहाँ बीच में कोई डाइजेस्ट ना कर ले, तो ट्रांसफेज बनाएगा। अब ट्रांसफेज दो तरह के वेसिकल बनाता है, एक तो वो जिनके अंदर पैक होके प्रोटीन जाएंगे आउट ऑफ गोल्गी बॉडी सर, दूसरे वेसिकल बनाता है जो इससे टूट के अलग होते हैं, वो होते हैं लाइसोसोम। ठीक है, साथ में जो ये प्रोटीन के लिए गोल्गी बॉडीज काम कर रहा है, तो गोल्गी बॉडीज का इसीलिए रोल लिखा जाता है कि गोल्गी बॉडीज पैकेजिंग एंड मॉडिफिकेशन करता है प्रोटीन की। साथ में गोल्गी बॉडीज का एक नाम लिखा रहता है, ग्लाइकोप्रोटीन्स बनाते हैं एक, और दूसरे बनाते हैं ग्लाइकोलिपिड्स। इन दोनों की सिंथेसिस भी कौन करता है, गोल्गी बॉडीज। मतलब पैकेजिंग एंड मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन तो करता है, साथ में ये काम भी करता है ग्लाइकोप्रोटीन। और इसकी ग्लाइकोप्रोटीन क्या है सर, शुगर मॉलिक्यूल को जोड़ देंगे प्रोटीन से तो ग्लाइकोप्रोटीन, लिपिड मॉलिक्यूल से शुगर को जोड़ देंगे तो ग्लाइकोलिपिड बोला जाता है। ये काम किसका हुआ, गोल्गी बॉडीज का। ठीक, अब गोल्गी बॉडीज के बाद ईआर की हमने बात कर ली। अब बात करें लाइसोसोम की। सर लाइसोसोम बड़ी सिंपल सी चीज़ है, गोल्गी बॉडीज से निकल के आई है और गोल्गी बॉडीज का ड्रॉपलेट टाइप स्ट्रक्चर है। इसको नॉर्मली बोल देते हैं सुसाइडल बैग्स, क्योंकि जिस सेल में रहती हैं कई बार अगर वो सेल खराब है तो पूरी सेल को डाइजेस्ट कर देते हैं। और सर इनके पास होते हैं एंजाइम्स जो वाटर की प्रेजेंस में ही काम करते हैं। इन एंजाइम्स को बोलते हैं हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, और ये एंजाइम वर्क करते हैं फिक्स पीएच पे 5.5 पे। ठीक है, अब हाइड्रोलिटिक एंजाइम के कुछ एग्जांपल अगर आपसे पूछे जाएं तो कौन से सर, जैसे आप वो पढ़ते हैं सुक्रेज एंजाइम, अमाइलेज एंजाइम, ये सब जो डाइजेशन में मेनली यूज होते हैं वो सारे आप बोलेंगे। सडल बैग्स तो ये क्या करते हैं, जो भी बाहर से वेस्ट कंटेंट आया, जैसे ये फूड को ये बाहर से वेस्ट एंटर हुआ तो इसको ये कलेक्ट करते हैं फूड वैक्यूल वगैरह, और बाद में लाइसोसोम इसमें इन्वॉल्व होता है। और लाइसोसोम इन सबको देखो प्रॉपर था, इसको डाइजेस्ट कर दिया, डाइजेस्ट करने के बाद बाहर फेंक देता है सेल से, तो लाइसोसोम। और अगर सिचुएशन ऐसे आई कि भाई सेल जो है इसके सारे कंपोनेंट खराब हैं, तो लाइसोसोम अपने सारे एंजाइम की हेल्प से पूरे सेल को ही क्या करेगा, डाइजेस्ट कर देता है। तो दैट्स व्हाई नोन एज सुसाइडल बैग्स, इसको बोला था लाइसोसोम को। ठीक है, तो लाइसोसोम के बारे में ये चीज़ क्लियर होगी आपको। फिर लास्ट में इसके अंदर आते हैं वैक्यूल आते हैं सर। वैक्यूल स्ट्रक्चर जो होते हैं वो क्या होते हैं, वैक्यूल पहली बात तो मेनली ये प्लांट में मिलते हैं। ठीक है, ये अपने पास जो स्ट्रक्चर है पूरा प्लांट सेल का है, और प्लांट सेल को अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो आपको पता है एनिमल सेल्स के मुकाबले प्लांट सेल में सेल वॉल होती है, मेनली किसकी बनी होती है सर, मेनली बनी होती है सेलुलोज की, ये कंपोनेंट होता है। फिर क्लोरोप्लास्ट होता है सर, इसमें क्या होता है, इसमें क्लोरोफिल होता है। ठीक, फिर न्यूक्लियस वगैरह तो कॉमन है, ईआर, माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस। फिर एक स्ट्रक्चर आता है वैक्यूल। तो इस वैक्यूल अगर आप देखो ध्यान से, अगर आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो तो इस वैक्यूल ने पूरे प्लांट सेल का लगभग 80 से 90% वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रखा है। ठीक है, और जैसे मैंने अभी कहा था जो वैक्यूल है, मैंने क्या कहा कि भाई वैक्यूल ने 80 से 90% वॉल्यूम को प्लांट सेल के ऑक्यूपाई कर रखा है। और ध्यान रखना जो इसकी सेल मेम्ब्रेन है, ये एक ही सेल मेम्ब्रेन होती है, एक लेयर।
जो ये सेल मेम्ब्रेन है सर, इस सेल मेम्ब्रेन का नाम बोला जाता है, मैंने बताया भी था कि वैक्यूल की सेल मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं, टोनोप्लास्ट लेयर और मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल। ठीक है, टोनोप्लास्ट के नाम से बोलते हैं। ये क्वेश्चन कई बार बन जाता है कि सर वैक्यूल की लेयर को आप क्या बोलते हैं, तो टोनोप्लास्ट बोल देते हैं। ठीक है, तो वैक्यूल का एक्चुअली प्लांट सेल में रोल क्या होता है, या किसी भी है, अगर बैक्टीरिया वगैरह में भी होता है, इसको कभी पढ़ेंगे। वैक्यूल के टाइप्स के बारे में ही पढ़ेंगे हम, कितने टाइप के होते हैं। तो वैक्यूल का रोल क्या होता है सर, स्टोरेज ऑफ फूड, वाटर और सेल का सैप, सैप मतलब हो गया जो भी कंटेंट है लिक्विड या वाटर जैसा, स्टोरेज, इन सब का तो क्या करता है ये, स्टोरेज। और अगर इनमें से किसी की जो जरूरत नहीं है तो इसको निकाल के बाहर फेंक देगा। साथ में जो भी प्लांट के सेल में वेस्ट वगैरह इकट्ठा होता है उस सबको भी यही कलेक्ट कर लेता है, और अल्टीमेटली इसका गोल क्या होता है, सारी चीज़ों को निकाल के प्लांट सेल से बाहर फेंकना है सर। दैट इज द रोल ऑफ वैक्यूल। डन। तो वैक्यूल के बारे में बात हो रही है। तो ये सारा मिला के अगर मैं बात करूं तो अपने पास क्या है, देखिए स्ट्रक्चर क्या पढ़ रहे थे हम कि सर एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम क्या होती है। तो सर एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में एक तो आई ईआर, ठीक है, उसके बाद मैंने कहा था एक गोल्गी बॉडीज, एक लाइसोसोम और एक वैक्यूल, चार मेनली आते हैं। ये दोनों सिंगल मेम्ब्रेन, सॉरी डबल मेम्ब्रेन है, ये दोनों सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर हैं। उसके बाद फिर क्या पढ़ा था, फिर क्या पढ़ा था इसके अंदर कि सर यहाँ पे जो है अगर आप देखेंगे तो इस स्ट्रक्चर में अपने पास क्या आता है फिर कि सर अगला ये गोल्गी बॉडीज, ये ईआर था, ये लाइसोसोम हो गया, ये आपका वैक्यूल का स्ट्रक्चर आ गया। ठीक है, और ये पूरा आपका क्या कंप्लीट होता है कि सर व्हाट आर कॉल्ड एज एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम क्या चीज़ है, होपफुली ये पूरा क्लियर है। तो हम लोगों ने पूरा पढ़ा किसके बारे में, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम सेल के अंदर। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम पे क्वेश्चन बहुत आते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है कहीं ना कहीं हमारे सिलेबस का। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। ठीक है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें जिसको भी ज़रूरत हो। ओके, थैंक यू।